हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इजी चैप्टर है बट थोड़ा सा लेंदी है। नो वरीज, हम कम से कम टाइम के अंदर इसको फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और फॉलो भी कर लेना। एंड सेकेंडली क्या है, इस नोट्स की पीडीएफ में ना मैं लास्ट में PYQs, MCQ, NCERT क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसी में अटैच कर दूंगी। तो एक ही पीडीएफ में आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, कोई और सोर्स की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अच्छा, कोई भी डाउट हो या फिर आपको चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। ओके, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी देरी। ओके, तो यहाँ पर बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है भाई? आपने सुना होगा बहुत सारे एंटरप्राइजेस का नाम। तो एंटरप्राइज क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन का अरेंजमेंट बन जाता है जहां पर बिजनेस एक्टिविटीज होती है, जहां पर प्रॉफिट कमाने का काम होता है, तो वो होता है बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, अब बिजनेस एंटरप्राइज के कुछ क्लासिफिकेशंस है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइज के बारे में बात करेंगे। एक होता है प्राइवेट एंटरप्राइज, एक होता है पब्लिक एंटरप्राइज, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और पब्लिक एंटरप्राइज में 3 आते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। और एक तीसरा होता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट मीट हो जाते हैं, मिल जाते हैं और तब एक प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। ठीक है, एंड प्राइवेट एंटरप्राइज जो है उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बनती है। ठीक है, अच्छा, ये जो 3 है वो होता है नॉन कॉपरेट फॉर्म, और ये जो होता है कॉपरेट फॉर्म होता है। प्राइवेट एंटरप्राइज वो होते हैं जो कि किसी प्राइवेट द्वारा कंट्रोल, ओन एंड मैनेज किए जाते हैं। और पब्लिक कौन से होते हैं? जो कि किसी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल, ओन एंड मैनेज किए जाते हैं ऐसे एंटरप्राइज। ठीक है, अब ये जो कॉर्पोरेट फॉर्म है, ये जो मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उसकी 2 फॉर्म होती है, नॉन कॉपरेट फॉर्म एंड कॉपरेट फॉर्म। कॉपरेट फॉर्म के अंदर आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें क्या होता है, जो कॉपरेट फॉर्म्स होते हैं ना, उनकी जो आइडेंटिटी होती है एंटरप्राइज की वो अलग होती है और ओनर अलग होता है। मतलब ओनर कंपनी का अलग माना जाता है और जो एंटरप्राइज है वो अलग माना जाता है। ठीक है, जैसे कंपनी की जो सील होती है वो अलग मानी जाएगी और ओनर जो है कंपनी का वो अलग माना जाएगा। दोनों की सेपरेट आइडेंटिटीज हैं। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखो, तो उसमें ओनर और जो आपका बिजनेस है वो एक ही माना जाएगा, एक ही कंसिडर किया जाएगा। जैसे मान लो किसी का ब्यूटी पार्लर है, रीना का ब्यूटी पार्लर है। ठीक है, तो हम जो है जनरली कंसिडर करते हैं कि ये रीना ही है। मतलब बिजनेस और बिजनेस पर्सन के बीच में कोई डिफरेंस हमें देखने को ही नहीं मिलता। तो दैट इज कि जो कॉर्पोरेट फॉर्म है उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और जो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म है उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। दोनों बिजनेस और बिजनेसमैन को सेम ही समझा जाता है। ठीक है, तो अब जो है हम इन पांचों फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जो कि ओन, फाइनेंस और कंट्रोल किया जाता है सिर्फ एक पर्सन के द्वारा, जिसमें वो सारे प्रॉफिट उसी पर्सन के होते हैं और अगर कोई लॉस आएगा, कोई रिस्क आएगा तो वो ही भुगतेगा। ठीक है, और ये जो है ऐसे एरिया में सुटेबल है जैसे आपका कोई हेयर कटिंग सैलून हो या फिर ब्यूटी पार्लर हो, छोटी सी रिटेल शॉप हो। इस तरीके से फीचर्स देखो, एक ही इंसान द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ओन किया जाता है। वो ही उसको कंट्रोल करेगा, वो ही सारे डिसीजन लेगा। बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही समझा जाता है, यानी कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर जो उसने दुकान में अपनी सारे जितनी भी एसेट्स लगाए हैं, टेबल लगाया है, पैसा लगाया है या फिर आइटम्स रखे हैं उसने अपनी दुकान में, वो होती हैं उसकी एसेट्स। मान लो उसके ऊपर कोई भी कर्जा चढ़ जाता है और उसने अपनी सारी दुकान बेच दी और बेचने के बाद भी उसका कर्जा नहीं उतरा, डेब्ट नहीं उतरा, तो उसको अपने घर, प्रॉपर्टी जो कि इस बिजनेस का हिस्सा नहीं थे वो भी बेचने पड़ेंगे। तो उस पर्सन की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि अगर एसेट्स उसकी सफिशिएंट नहीं पड़ी तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी डेट उतारने के लिए। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, कभी भी कोई भी दुकान खोल के बैठ सकता है। खुद ही वो रिस्क उठाएगा और जितना भी प्रॉफिट होगा वो खुद ही वो बेयर करेगा। इसके मेरिट्स क्या हैं? कभी भी इसको स्टार्ट कर लो, कभी भी इसको बंद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। फटाफट एक ही इंसान है तो जल्दी डिसीजन भी लिए जाते हैं और इसमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, ना किसी की चिक 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 इस तरीके से। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि यहाँ पर
लायबिलिटी जो होती है ओनर की लिमिटेड होती है। अगर उसकी खुद की, वैसे तो डिसएडवांटेज है, अगर खुद की उसकी एसेट्स काफ़ी नहीं पड़ी तो उसे पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। इसके अंदर नो लीगल फॉर्मेलिटी, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं लगती, और खुद ही वो प्रॉफिट लेता है सारे, और खुद ही रिस्क झेलता है। लिमिटेशंस क्या है, एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कभी कभी कमी पड़ जाती है, क्योंकि एक दुकान खोलना इतनी आसान बात नहीं है ना। और मैनेजरियल एबिलिटी, एक इंसान के पास इतनी ज़्यादा मैनेजमेंट क्वालिटी नहीं होती है। सोल ट्रेडर वैसे भी अगर ज़्यादा लोग होते तो ज़्यादा हमें आइडियाज़ मिल जाते, बट उसके पास लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है क्योंकि वो सिंगल है, ठीक है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अनसर्टेन लाइफ, लाइफ जो है अनसर्टेन है, फ्यूचर भी अनसर्टेन है। अगर डेथ हो जाती है सोल प्रोप्राइटर की तो बिजनेस भी बंद हो जाता है, और एक्सपेंशन का कम स्कोप होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ, जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है, इसमें जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली होती है जो कि अनडिवाइडेड है, उसको डिवाइड नहीं है, तभी तो जॉइंट है ना। तो ऐसा बिजनेस जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली द्वारा संभाला जाता है, ओन किया जाता है, और जो उस फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होगा, वो जिसको हम कर्ता बोलते हैं, वो उस बिजनेस को संभालता है। ये जो कंपनी है, ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है। और इस बिजनेस में जो, और इस बिजनेस को जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली संभालती है, तो उस फैमिली में जितने भी लोग बॉर्न करेंगे उनका उस बिजनेस में ऑटोमेटिकली हिस्सा जो है वो बनता जाएगा, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है उसके अंदर कम से भी कम 2 लोग होने चाहिए, और उनके पास कोई परदादा वाली जमीन होनी चाहिए। दूसरा फीचर है मेंबरशिप बाय द बर्थ। इसके अंदर 2 सिस्टम होते हैं, एक दया भागा सिस्टम और एक मिटक्षरा सिस्टम। दया भागा सिस्टम जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है, कि जिसमें जो मेल एंड फीमेल है दोनों को मौका मिला जाता है, दोनों को इक्वल समझा जाता है कि प्रॉपर्टी या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस का हिस्सा दोनों मेल एंड फीमेल करेंगे, ठीक है। और मिटक्षरा सिस्टम जो है वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरी इंडिया में फॉलो किया जाता है, कि जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप जो है वो किसकी होगी, मेल मेंबर्स की होगी, फीमेल मेंबर्स की नहीं होगी। लायबिलिटी, जो करता है उनकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, मतलब उनको, उनके ऊपर अगर कोई कर्जा हो गया तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी और अपने घर की चीज़ वगैरह बेचनी पड़ेगी। और दूसरे जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टिल द शेयर इन द प्रॉपर्टी, की उनका जितना शेयर है ना प्रॉपर्टी में, उतनी उनकी लायबिलिटी होती है, उससे अगर उन्हें कर्ज उतारना पड़ा तो वो उतार सकते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी, अगर मान लो कर्ता की डेथ भी हो जाए तो उसमें बिजनेस बंद नहीं होगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर वो संभाल लेता है। माइनर मेंबर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस फैमिली के जो बॉर्न हुए होते हैं, वो भी उस बिजनेस का फुल फ्लेश जो है वो पार्ट बन सकते हैं, या फिर बन ही जाते हैं बाय बर्थ, है ना। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमें सिर्फ इसका कंसेप्ट और फीचर्स ही करने थे। अब हमारी आ गई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, तो हम इससे पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लेते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर पार्टनरशिप वगैरह पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जब बहुत सारे लोग जो है आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि उनका एक कॉमन गोल होता है कि हमें ये अचीव करना है, या फिर इन लोगों की, इन स्पेशल लोगों की हेल्प करनी है। जैसे कि हम एक सोसाइटी बना लेते हैं 2-4 जने मिलके, या फिर 10-12 जने मिलके, किसकी, फार्मर्स को हेल्प करने की, या फिर स्टूडेंट्स को हेल्प करने की। तो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पर लोग जो है एसोसिएशन में मिल जाते हैं, टुगेदर आ जाते हैं, ताकि वो एक कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, प्रमोट कर सके, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, इनका एक गोल होता है कोऑपरेटिव, ये एसोसिएशन होती है, सोसाइटी होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और ये जो है लीव भी कर सकते हैं सोसाइटी को, लेकिन इन्हें प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, है ना। इसकी रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, उसकी अलग आइडेंटिटी है, और मेंबर्स अलग हैं, ठीक है। और लिमिटेड लायबिलिटी है, मेंबर्स ने जितना भी पैसा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाया है उतनी ही उनकी लायबिलिटी है, मतलब कोई कर्जा भी आ जाता है तो सिर्फ उसी को बेच के, जितना उन्होंने पैसा लगाया है उसी को बेच के वो अपना कर्ज उतार सकते हैं, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं होती। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें ना एक मैनेजिंग कमेटी बनती है, सारे जने वोट डाल के एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और वही मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग देखती है। उनका जो सर्विस मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जैसे इसको रजिस्टर करवाना इंपॉर्टेंट है, तो इसको गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह मानने होते हैं, और जितना भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है तो सभी मेंबर्स में वो बट जाता है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है, सबको वो इक्वली बढ़ जाता है। इसके मेरिट्स देखो,
इसमें जो है मिनिमम 10 लोगों के साथ हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इजी है, ज़्यादा लीगल इसमें फॉर्मेलिटी नहीं है। लायबिलिटी भी लिमिटेड है कि जितना पैसा लगाया है उतने से तुम कर्जा उतार सकते हो। स्टेबल एग्जिस्टेंस, अगर किसी की डेथ भी हो जाती तब भी वो चलती रहेगी सोसाइटी, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है क्योंकि मिडल मैन वगैरह इससे एलिमिनेट हो जाते हैं और जो हेल्प करने वाले होते हैं वो सोसाइटी ही कर देती है हेल्प। गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन मिल जाता है, सब्सिडी मिल जाती है, टैक्सेस नहीं देने पड़ते या फिर लेस टैक्स होते हैं ना। और सोशल यूटिलिटी, यहाँ पर सोशल जस्टिस की जाती है, फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है, म्यूचुअल कॉपरेशन में काम किया जाता है। लिमिटेशंस क्या है, एक तो कैपिटल की दिक्कत हो जाती है, कैपिटल कम लगा पाते हैं लोग बाग इसमें। जैसे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही यहाँ पर फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो फिर इतनी अच्छी से उन्हें मैनेजमेंट आती नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वो किसी प्रोफेशनल को भी ज़्यादा सैलरी पे रख नहीं सकते जो कि मैनेजमेंट को संभाल लें। मोटिवेशन जो है इतनी ज़्यादा होती नहीं है इसमें, और अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसे रिवॉर्ड वगैरह भी नहीं मिलता, तो लेस मोटिवेटिंग होता है। सीक्रेसी नहीं, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट को सब कुछ बताना पड़ता है, ठीक है। और गवर्नमेंट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दखलंदाजी देती है, ओके। और कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहता है मेंबर्स के बीच में, क्योंकि बहुत सबको अपना व्यू पॉइंट देने का अधिकार नहीं है यहाँ पर, है ना। तो रिजल्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ही होता है। आप टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4-5 कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे एक तो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सिर्फ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखती है। क्या करती है ये सोसाइटी जो है, डायरेक्टली या तो होलसेलर से या फिर प्रोड्यूसर से हाथ मिला लेती है, वहां से सामान लेती है और डायरेक्ट कस्टमर को दे देती है। बीच में रिटेलर का रोल गया और 2-3 जो एजेंट्स बीच में होते हैं उन सबका रोल गया जो कि अपना कमीशन लेते हैं। डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लिया सस्ते रेट पर, सस्ते रेट पे कंज्यूमर को दे दिया, तो ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की सोसाइटी है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, वर्कशॉप्स प्रोवाइड करने के लिए और फाइनेंस मशीनरी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए प्रोड्यूसर की कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है, ठीक है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, वेयर हाउसिंग है, पैकिंग है, ग्रेडिंग है, मार्केटिंग रिसर्च है, ये सारी फैसिलिटी जो है वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करना है। फिर स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करना, वो भी एक बहुत अच्छे रेट पे, वो होती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, उनको अच्छे से सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स प्रोवाइड करना ताकि क्रॉप्स की अच्छे से कल्टीवेशन हो जाए, लोन प्रोवाइड करना सस्ते रेट पे, वो होता है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एक होता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए वो अपने मेंबर्स को इजी लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है कि यहाँ पर जो है कम प्राइस पे हाउसेस प्रोवाइड करना लोगों को, ये होती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। अब हम आते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी पे, उसके बाद फिर हम पार्टनरशिप पे चलेंगे, ओके। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी ये कैसी होती है, इसमें भी बहुत सारे लोगों की एसोसिएशन होती है, लोग जो है प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और इसकी जो कैपिटल होती है वो शेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती है जो कि कंपनीज खरीद लेती है। कोई भी इंसान किसी कंपनी के अगर शेयर खरीद लेता है तो वो उसका ओनर बन जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये होती है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको हम बोलते हैं। और इसके फीचर्स देख लेते हैं। कंपनी को जो है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है, नहीं तो कोई भी कंपनी कंपनी नहीं मानी जाएगी, है ना। कंपनी अलग होती है, कंपनी का ओनर अलग माना जाता है, तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि अगर डेथ हो जाए किसी की भी तो उसका कंपनी की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता, कंपनी जो है वो चलती रहेगी। अगर लीगल प्रोसीजर होता है तब भी कंपनी जो है वो बंद हो पाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि अगर जो कंपनी है उसके ऊपर कोई डेब्ट आ जाता है तो फिर वो उसकी हर एक जो जितने भी मेंबर्स कंपनी में करते हैं या फिर शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है उससे कंपनी का डेब्ट भरा जाता है, या फिर शेयर्स होल्डर्स के जो पैसे उससे डेब्ट भरा जाता है। किसी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह बेचने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ओनरशिप अलग है और कंट्रोल जो है वो अलग है, यानी कि कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, ठीक है। मेरिट्स क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, एक तो हर एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब वो अपने हिसाब से रिस्क बोर्न करता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, शेयर्स जो है फटाफट से कैश में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए शेयर्स का इंटरेस्ट जो है वो लोगों में ज्यादा होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर किसी की डेथ वगैरह भी हो जाती है तो। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कंपनी हमेशा ही उसका स्कोप रहता है कि वो बहुत बढ़ती रहे, हाई रिटर्न कमाती रहे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी जो है वो अफोर्ड कर सकती है हाई क्वालिटी के एक्सपर्ट्स अपने बिजनेस के अंदर ताकि मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाए।
लिमिटेशंस क्या है? एक तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेजेस के थ्रू एक कंपनी को गुजरना पड़ता है स्टार्ट होने के लिए। सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाती, स्पेशली इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। उसे अपने एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं। मोटिवेशन जो है उसका लैक ऑफ एफर्ट्स होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर वेजेस भी कम बढ़ते हैं, इंसेंटिव वगैरह नहीं दिए जाते, रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते, एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह बहुत कम मिलते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है वो किसके हाथ में? सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, तो डिले लिया जाता है। और ओलिगैर्चिक मैनेजमेंट क्या होता है कि कंपनी जो है उसको बोला तो जाता है कि सबको इक्वल अधिकार है डिसीजन लेने का, लेकिन मैनेजमेंट ओनली एंड ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, बाकी शेयर होल्डर्स एंड कंपनी मेंबर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं। अब दो टाइप की कंपनीज बताई हुई है, लेकिन एक टाइप की कंपनी और ऐड हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स नहीं उतार सकती मार्केट में कि खरीद लो, लेकिन प्राइवेट कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी डायरेक्टली लाइक पब्लिक को बोल देती है कि तुम अब हमारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीद सकते हो। जैसे शेयर्स का मनी में बदलना, मनी का शेयर्स में बदलना, तो ये प्राइवेट कंपनी के अंदर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है शेयर्स की ट्रांसफर में। पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट से ट्रांसफरेबल हो जाते हैं वो, ठीक है। और कंपनी को बनाने के लिए 4 स्टेजेस होते हैं, तो पहले 2 स्टेज पार करते ही प्राइवेट कंपनी फॉर्म हो जाती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को चारों के चारों स्टेजेस पूरे करने होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी को अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगाना पड़ता है। इसकी मिनिमम कैपिटल 1 लाख है, और इसकी मिनिमम कैपिटल कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वो 5 लाख है। अब एक और कंपनी जो है वो आ चुकी है, जिसका नाम क्या है? 1 पर्सन कंपनी। और ये जो है कंपनीज एक्ट 2013 से कुछ नए चेंजेस किए गए हैं इस कंपनी एक्ट में, और ये जो है गेम चेंजर हो गई है एक तरीके से 1 पर्सन कंपनी। ये एक नई तरीके की कंपनी है जहां पर सिर्फ एक सिंगल पर्सन होता है, और ये जो कंपनी का कंसेप्ट है वो इवॉल्व यूएसए से ही हुआ है। यूएसए, चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया पहले से ही 1 पर्सन कंपनी लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है? सिर्फ एक मेंबर होता है जो कि अपने नए आइडियाज के साथ आता है, और वो जो है 1 मैन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ऑपरेट वर्ल्ड में लेके आता है। तो ये होती है 1 मैन कंपनी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब कंपनीज का ही पढ़ रहे हैं, तो इसी के साथ कंपनीज के रिलेटेड भी पढ़ लेते हैं, फिर पार्टनरशिप पे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनीज को एग्जिस्टेंस में आने के लिए 4 स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी को तो सिर्फ ये 2 स्टेप पूरे करने होते हैं, वो तब वो प्राइवेट कंपनी खड़ी हो जाती है। लेकिन पब्लिक कंपनी को चारों स्टेप्स पूरे करने होते हैं, जैसे प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब प्रमोशन क्या होता है ये देख लेते हैं। प्रमोशन का मतलब होता है कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमें किस चीज के ऊपर कंपनी स्टैंड अप करनी है, कंपनी फॉर्म करनी है, किस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो प्रमोशन के स्टेप क्या है? सबसे पहले तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जान लो कि भाई हमें इस बिजनेस के ऊपर अपनी कंपनी को लेके आना है, नए नए प्रोडक्ट बनाने हैं। उसके ऊपर बहुत अच्छी सी स्टडी करो कि उसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, कितना फाइनेंस लगेगा, प्रॉफिट बचेगा या नहीं, तो पूरी स्टडी कर लो। उसके बाद अपनी कंपनी का नाम सोच लो, रजिस्ट्रार जो होता है कंपनी का, उससे अप्रूवल ले लो कि हम अपनी कंपनी का नाम ये रखना चाहते हैं। उसके बाद कंपनी के 2-3 डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उनको बना के उन पे साइन करा लो और रजिस्ट्रार को सबमिट करा लो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल्स वगैरह जैसे कि बैंकर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, इन सबको अपॉइंट कर लो, ठीक है। और उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाओ, जैसे कि एमओए, एओए, और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट कर दो। तो ये हो गया प्रमोशन का कंसेप्ट। दूसरा स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे ही कोई नई कंपनी बनती है, उसको कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर जो है हमें रजिस्टर करवाना होता है, तब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। अब कैसे हम इनकॉर्पोरेशन कराए, कैसे हम रजिस्टर कराए कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर? एक तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना है, और साथ के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे एमओए, एओए, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है हमारी, डायरेक्टर्स कौन होंगे हमारे, उनका कंसेंट है क्या कि वो डायरेक्टर बनेंगे हमारे, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ एग्रीमेंट, और उसके बाद एक पूरी डिक्लेरेशन की जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ चीज़ें, वो सब ट्रू है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, है ना। और उसके बाद फीस पे करनी होती है रजिस्ट्रार को।
रजिस्ट्रेशन फ़ी, उसके बाद रजिस्ट्रार जो है सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो उस वो जो है अपने रजिस्टर में आपकी कंपनी का नाम डाल देगा और फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो मिल जाएगा और इसको आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी भी कहते हो। तो ये दूसरा स्टेप समझ में आया। नेक्स्ट होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पब्लिक कंपनी जो है डायरेक्टली पब्लिक को बोल सकती है कि तुम मेरे शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीद लो, और इसलिए वो जो है एक पब्लिक कंपनी कहलाती है, ठीक है। लेकिन उसे मार्केट में बताने से पहले कि मैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेच रहा हूँ अपने, तो उसे एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कंपनी अपने शेयर्स, स्पेशली पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स कब बेच सकती है, जब उसे सेबी का अप्रूवल मिल जाए। तो पहला स्टेप ये है कि वो सेबी का अप्रूवल ले ले कि हम दे सकते हैं ना, बेच सकते हैं ना अपने शेयर्स। उसके बाद प्रोस्पेक्टस जो है वो बनाओ। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सब लिखा होता है कि कितने शेयर्स है, कितने डिबेंचर्स है, कितने रुपए का एक शेयर है, और वगैरह वगैरह हम ऑफर कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, कितने भी शेयर्स आप ले सकते हो, इस तरीके से। फिर जो पब्लिक कंपनी है वो बैंकर अपॉइंट करेगी। बैंकर जो है जितने भी शेयर्स की मनी आएगी वो रखेगा, ठीक है। ब्रोकर्स जो है वो पब्लिक को मोटिवेट करेंगे कि तुम इस कंपनी के शेयर्स लो, और अंडर राइटर्स वो होते हैं कि अगर पब्लिक शेयर्स नहीं ले रही तो वो अंडर राइटर सारे शेयर्स ले लेगा, इस तरीके से। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार अगर एक पब्लिक कंपनी ने 100 रुपए के शेयर्स जारी किए हैं तो उसको 90% शेयर्स तो मिलने ही मिलने चाहिए। 90% शेयर मनी, ठीक है, यानी कि 90 रुपए तो उसे मिलने ही मिलने चाहिए 100 में से, तभी एक पब्लिक कंपनी जो है शेयर्स उठा सकती है, शेयर्स बेच सकती है, ठीक है। और अगर 90% शेयर्स नहीं बिके तो फिर उसे 30 दिनों में जितने भी लोगों ने शेयर्स खरीदे उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज में भी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी ताकि उनकी कंपनी की जो है वो लिस्ट में लाइक विजिबल हो सबको, ठीक है। और फिर उसके बाद शेयर्स की अलॉटमेंट जो है वो सबको कर दो, और फिर रजिस्ट्रार को जितने भी शेयर होल्डर्स के नाम है, एड्रेस है, वो सब कुछ शेयर कर दो, इस तरीके से। तो ये हमारा जो है वो तीसरा स्टेप हो गया कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। नेक्स्ट इज क्या है हमारा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये चौथा स्टेप होता है जब हम अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जब हमें एक 3-4 डिक्लेरेशन हमें रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को रजिस्ट्रार को सबमिट करने होते हैं। वो कौन से होते हैं, एक तो हमारा डिक्लेरेशन कि हमें 90% जो है वो अमाउंट मिल चुका है, सारे डायरेक्टर्स जो है वो सब कुछ लाइक पेड इन कैश हो जाता है, ऑल द डिक्लेयर, और सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी डिक्लेरेशन की हाँ हमें जो है शेयर्स की अलॉटमेंट हो चुकी है। उसके बाद एक पूरी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करनी होती है, मतलब सब कुछ डिक्लेयर करना होता है और साइन करने होते हैं कंपनी के डायरेक्टर द्वारा, और तब जो है एक बिजनेस या फिर एक कंपनी का कमेंसमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चारों स्टेप्स थे वो एक पब्लिक कंपनी ने पूरे कर लिए, तब जाके पब्लिक कंपनी जो है सेटअप होती है। अब कुछ कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो है एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है कंपनी का। कोई भी कंपनी एमओए के बिना स्टार्ट नहीं हो सकती, इसलिए इसे लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर कंपनी का नाम, कंपनी की जो सिचुएशन है कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की लायबिलिटी कैसे चलेगी, ठीक है, कंपनी के अंदर कितना पैसा लगा है, वो सब एमओए के अंदर होता है। और दूसरा डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं, जितने भी कंपनी की ड्यूटीज है, राइट्स हैं, ऑफिसर्स की पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है, वो एओए के अंदर लिखी होती है, मतलब सबकी ड्यूटीज वगैरह, ठीक है। जैसे कि शेयर्स का कितना कैप, कितना अमाउंट होगा, कितने क्लासेस होंगे, कितने शेयर होल्डर्स हैं, उनके क्या राइट हैं, कैसे कैसे हम शेयर्स को अलॉट करेंगे, कैसे कैसे हम सर्टिफिकेट्स को इशू करेंगे, फोरफीट करेंगे, री इशू करेंगे, प्रॉक्सी वोटिंग होगी, अगर फोरफीट करते तो उनका कैसे हम दोबारा पे करेंगे, वाइंडिंग अप कंपनी कैसे होगी, तो सारे इंटरनल अफेयर्स लिखे होते हैं। नाउ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम सब कुछ लिखते हैं कि हम कितने शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कितने रेट पे, वो सब इसके अंदर शेयर्स एंड डिबेंचर्स का लिखा होता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी का नाम, उसका ऑफिस, उसका एड्रेस, कितने शेयर्स है, कितने शेयर्स की क्लास है, क्वालिफिकेशन क्या है, और डायरेक्टर्स कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, 90% हमें चाहिए, ये सब चीज़ें जो है हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं, ठीक है।
और एक और डॉक्यूमेंट होता है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पब्लिक कंपनी जो है शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेच देती है मार्केट में, ठीक है, उसको सब कुछ मिल भी जाता है, उसके सारे शेयर्स बिक भी जाते हैं। बट इन केस क्या होता है, कभी कभी पब्लिक कंपनी को कहीं और से फंड मिल जाते हैं, तो उसे लगता है कि नहीं, मुझे शेयर्स उठाने की जरूरत नहीं है, मेरे को जो पैसा मिला है मैं वो रिटर्न कर दूंगा। तो वो एक डॉक्यूमेंट निकालती है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस कि अब मैं जो है सबकी एप्लीकेशन मनी जो है वो रिटर्न करना चाहती हूँ, इस तरीके से। और इस तो ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें कौन सी चुननी चाहिए, तो देखो, एक तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सी स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी बिजनेस फॉर्म जो है ईजी है सेटअप होने में। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी है सेटअप करने के लिए। सबसे ज़्यादा कम पैसे किस में लगेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप फॉर्म में। वेरएस कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। बिजनेस का नेचर कैसा है, अगर बिजनेस का नेचर एक सिंगल आदमी से हैंडल हो सकता है तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो, है ना। और बहुत बड़ा है तो कंपनी सेटअप कर लो। उसके बाद डिग्री ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कैसा चाहिए, पार्टनरशिप वाला चाहिए, सिंगल वाला चाहिए, तो उस हिसाब से आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो। और आपको कितना रिस्क चाहिए, कितनी लाइबिलिटी चाहिए, वो सब चीज़ें उसी हिसाब से आप, अगर कम रिस्क चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है, अगर ज़्यादा चाहिए तो कंपनी, कंपनी में ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। तो ये सब है। अब हमारा बस बचा पार्टनरशिप, और उसके बाद फिर हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द पार्टनरशिप, इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में आ जाते हैं और एक बिजनेस सेटअप करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो है बैंकिंग बिजनेस में 10 हो सकते हैं और नॉन बैंकिंग बिजनेस में 20 हो सकते हैं एज द पार्टनर्स। एग्रीमेंट होता है इसका रिटर्न में या फिर ओरल में, है ना। पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। लॉफुल बिजनेस है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप को रजिस्टर कराते हो तो ये लॉफुल बिजनेस है। और डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल जो है हर पार्टनर का अधिकार होता है कि वो बिजनेस में इक्वल पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि अगर जितना तुमने पैसा पार्टनरशिप में लगाया है उतना इनफ नहीं पड़ा कर्जा उतारने के लिए तो तुम्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। तो हर पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। म्यूचुअल एजेंसी सब जो है म्यूचुअली मिलकर काम करते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर मान लो एक भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर उसे शायद वो कंटिन्यू ना हो पाए, वो क्या कहते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। मेरिट क्या है, फटाफट से ये ओपन हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। एग्रीमेंट चाहिए होता है पार्टनर का कि हाँ भाई हम साथ मिलके काम करेंगे, है ना। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मतलब ज़्यादा, जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा पार्टनरशिप में। सभी अपनी राय देंगे तो बैलेंस डिसीजन होगा, सभी आपस में रिस्क शेयर करेंगे तो एक के ऊपर बोझा नहीं आएगा। सीक्रेसी भी मेंटेन होती है क्योंकि किसी गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं होती है रिपोर्ट वगैरह दिखाने की। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि कम कम पार्टनर क्योंकि पार्टनर जो है ज़्यादा ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा पाते। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर कर्जा हो गया तो पार्टनर्स को अपने ऊपर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाएगी। अगर किसी एक पार्टनर की डेथ वगैरह हो गई, रिटायरमेंट हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई तो फिर कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। और पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि ये पब्लिक को कभी फेस ही नहीं कर पाते। आप टाइप ऑफ पार्टनर देखो, एक तो एक्टिव पार्टनर होता है जो कि फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इसको जनरल पार्टनर भी बोलते हैं। एक होता है स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर, वो जो है मैनेजमेंट में, फर्म की मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, वैसे तो उसने वो अपने मनी, प्रॉफिट, शेयर्स वगैरह सब कुछ लगाया होता है, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो कि फर्म के साथ सीक्रेटली काम कर रहा होता है और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो कि अपनी गुडविल और अपना नाम फर्म के नाम कर देता है, वो पैसे या फिर प्रॉफिट वगैरह नहीं लेता है कंपनी से या फिर नहीं लगाता है। पार्टनर बाय स्टॉपल, वो जो है दुनिया को ये दिखा देता है कि बातों बातों में या एक्शन में कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, बट एक्चुअल में वो नहीं होता है, ठीक है। आप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखो, ड्यूरेशन के हिसाब से दो टाइप की पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एट विल जो कि पार्टनर्स की विल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप की अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अचीव करना है उस चीज़ से रिलेटेड पार्टनरशिप बनती है तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। और एक लाइबिलिटी के हिसाब से एक जनरल पार्टनरशिप होती है कि हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी नहीं है कि वो करवाया ना करवाए पार्टनरशिप का। और एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है कि एक पार्टनर की जो है लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देते हैं, बाकी सारे पार्टनर्स की लिमिटेड करा देते हैं लाइबिलिटी। और रजिस्ट्रेशन जो है फर्म का कंपल्सरी होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर तुम जितना भी पार्टनरशिप में पैसा लगाया है और तुम्हारी पार्टनरशिप के ऊपर कर्जा ज़्यादा आ जाता है तो फिर तुम्हें
उतना ही पैसे का भुगतान करना पड़ेगा जितना तुमने कैपिटल लगाया है अपनी कंपनी में या फिर अपने पार्टनरशिप में। लेकिन अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो बिजनेस ओनर को वो सारा अपना प्राइवेट प्रॉपर्टीज वगैरह भी बेचनी पड़ेगी अगर उसका उसकी पार्टनरशिप एसेट्स से भी लोन नहीं उतरा या फिर डेप्ट नहीं उतरा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पार्टनरशिप डीड, ये ना एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, करवा लेना। उसके अंदर सब कुछ लीगली लिखा जाता है, कितने पार्टनर्स है, क्या नाम है, कहाँ पे आपकी फर्म है, कहाँ पे आपकी फर्म का एड्रेस क्या है, कितना टाइम हो गया बिजनेस को, कितने इन्वेस्टमेंट की है पार्टनर्स ने, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या सैलरीज, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, ठीक है। और ड्यूटीज क्या है पार्टनर की, एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगी, पार्टनर का एक्सपल्शन, उसके बाद अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होगा, ऑडिटिंग रूल्स क्या होंगे, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब पार्टनरशिप ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप तो बहुत ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना अपनी पार्टनरशिप का, तो आप किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या फिर अपने किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। वैसे ये चीज़ ऑप्शनल होती है रजिस्ट्रेशन, बट इट्स मैंडेटरी कि आप, बट इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर करा लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है वो सारी की सारी तो इस तरीके से हमारा जो है सारा का सारा चैप्टर फिनिश होता है इसी के साथ, ठीक है। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, और ये सारे नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ज़रूर और फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।